वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैसा कि थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ। आपको याद होगा मैंने कई सारे एग्जांपल्स बताए आपको, जहाँ हमने नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे काम करता है देखा हमने। पहला ही एग्जांपल मैंने आपको जिराफ की लॉन्ग नेक का बताया कि कैसे डार्विन और लेमार्क में डिफरेंस होता है। लेमार्क के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो लेमार्क ने तो ये कहा कि जिराफ अपनी गर्दन को लंबी खींचने की कोशिश करते और ऐसे में उनकी गर्दन लगातार ज़्यादा यूज़ करने से थोड़ी लंबी हो जाती है, और एक बार अगर वो नेक लंबी हो गई तो वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में चला जाएगा और ऐसे धीरे धीरे करते करते एक जिराफ की जो नेक है वो लंबी होती गई। लेकिन डार्विन ने ऐसा नहीं कहा। डार्विन ने कहा कि पॉपुलेशन में कई तरह के जिराफ होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, किसी की नेक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। और जो लंबी नेक वाले जिराफ होते हैं, क्योंकि फूड ऊपर ही अवेलेबल है, ज़मीन पर खाना अवेलेबल नहीं है, तो जिनकी नेक थोड़ी लंबी होती है वो उनको खाना मिल जाता है, उनका सर्वाइवल हो जाता है, उनकी फिटनेस ज़्यादा होती है, दे आर बेटर एडप्टेड, और वो सर्वाइव करते हैं, वो ही रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और अगली जनरेशन में जो जिराफ पैदा होते हैं उनमें से ज़्यादातर जिराफ वो होंगे जिनकी नेक लंबी होगी। और फिर अगली जनरेशन में हम देखेंगे तो फिर उसमें वेरिएशन होगी, किसी की लंबी होगी, किसी की ज़्यादा लंबी होगी। और ऐसे में जिनकी ज़्यादा लंबी होगी उनका फिर से सिलेक्शन होगा, उनकी फिर से फिटनेस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे और अगली जनरेशन में वही जिराफ रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे जिनकी नेक लंबी है। और अगली जनरेशन में हम देखेंगे कि जिराफ की गर्दन और लंबी होती जाएगी। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस थे, हमें याद रखना है। बिल्कुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस के कारण हुआ है, न कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के कारण। इस डायग्राम से में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखना है कि डार्विन के अकॉर्डिंगली जो इवोल्यूशन हो रहा है वो डायरेक्शनल हो रहा है, यानी कि जिराफ की नेक जो है हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन लंबी ही होती जाएगी। ये उसने एग्जाम्पल दिया। हो सकता है जिराफ के केस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। इवोल्यूशन इज़ नॉट ऑलवेज डायरेक्शनल, और वेरिएशन हमेशा डायरेक्शनल ही नहीं होते, कभी भी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैंने इसलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताई, दैट इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए मैंने आपको एक बैक्टीरिया वाला एग्जांपल दिया कि हमारे पास बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है जिसमें दो तरह के बैक्टीरिया हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पेनिसिलिन सेंसिटिव है, यानी पेनिसिलिन से मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा बैक्टीरियम भी है जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है। और जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उसका काउंट नॉर्मली नहीं बढ़ने वाला है। अगर ये कॉलोनी डबल हो जाएगी तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का काउंट भी 2 ही रहेगा, कोई अभी एडवांटेज नहीं है। बट द मोमेंट अगर कुछ जनरेशन्स के बाद किसी दिन आप उसको अंदर पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस करते हो, बैक्टीरिया को पेनिसिलिन से एक्सपोज करते हो, तो जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है वो सर्वाइव कर जाएंगे और जो पेनिसिलिन सेंसिटिव है वो सारे के सारे मर जाएंगे। और आफ्टर फ्यू जनरेशन यू विल फाइंड दैट द एंटायर कॉलोनी हैज़ बिकम द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। ओके, समझ में आया आपको? याद रखें, अच्छे से याद रखें। देखो बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं यहाँ, हमेशा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। वेरिएशन पहले से होते हैं और उन वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस हो सकता है उस समय नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तो वो जो वेरिएशन है उसका कोई ना कोई एडवांटेज हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी फिटनेस तब इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे उसकी फिटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, अगली जनरेशन जो वो रिप्रोड्यूस भी ज़्यादा करेंगे और अगली जनरेशन में उनका कैरेक्टर, उनका जो भी हेरिटेबल कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में पास ऑन होता जाएगा, और जो हमारी स्पीशीज़ है उसमें नए कैरेक्टर आते जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ये समझें, म्यूटेशंस या वेरिएशन जो होते हैं वो अडप्टेशन से पहले होते हैं। लोग क्या समझते हैं कि कोई एनिमल की स्पीशीज़ है, वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई और चेंज होने के बाद उन्होंने अपने आप को अडप्ट कर लिया, उन्होंने नए कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर लिए। दिखने में ऐसा लगता है पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको यहीं देता हूँ। ओके, ये बिस्टन बिटुलिया वाला मैंने एग्जांपल दिया, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। हमारे पास 2 तरह के मोथ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ब्लैक कलर वाले हैं और वाइट कलर वाले हैं। इस सिनेरियो की बात करता हूँ, 1850 वाली सिनेरियो की बात करता हूँ। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी इंसान को, वो जाएगा, उसको वहाँ पर जो है सिर्फ वाइट कलर वाले मोथ ही दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हीं का काउंट ज़्यादा है। उसको पता भी नहीं चलेगा शायद कि ब्लैक कलर वाले मोथ वहाँ पर ज़्यादा है, और वो यही कहेगा कि जो मोथ है वो वाइट कलर के होते हैं और उन्होंने लाइकेन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडप्ट कर रखा है। ओके, 1920 में जाके वो अगर वापस जाके देखता है, वहाँ पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द मोथ आर ब्लैक कलर, तो वो क्या बोलेगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई और मोथ ने धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर लिया है और उसने अपने आप को अडप्ट कर लिया। बट बेसिकली ऐसा नहीं हुआ है।
ब्लैक कलर पहले से प्रेजेंट था पर ब्लैक कलर वाले कम थे, लेकिन जिस दिन बार्क ब्लैक कलर की हुई उसके बाद उनको एडवांटेज मिलना शुरू हो गया और उनका काउंट बढ़ गया और वाइट वाले जो मोथ थे उनका काउंट धीरे धीरे कम हो गया। तो दिखने में ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ने अपना कलर ब्लैक कर दिया है आफ्टर चेंजिंग द एनवायरनमेंट, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज होने से पहले ही ब्लैक कलर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उस समय उसकी अडप्टिव वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नेचुरल सिलेक्शन उसका हो नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस कैरेक्टर का नेचुरल सिलेक्शन हो गया और हम ये कहने लगे कि उसने अपने आप को अडप्ट कर लिया। ओके, अडप्टेशन कैन बी, एक बात बता रहा हूँ ध्यान से सुने, अडप्टेशन कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। कोई भी आपसे पूछे कि एनिमल्स में इतने अडप्टेशन कैसे हो जाते हैं, तो अडप्टेशंस आर ऑलवेज एक्सप्लेन्ड बाय मेथड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप ये बता सकते हो, एक्सप्लेन करना हो कि भाई उसके इतने लंबे सींग क्यों हैं, या उसके दांत इतने तीखे क्यों हैं, उसके कैनाइन्स ऐसे क्यों हैं, उसका कलर ऐसा क्या, जो भी एडवांटेज है ना बच्चों, कैरेक्टर्स जो होते हैं, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन देम विद द नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन की थ्योरी भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हाँ, यहाँ एक बात मैं ये बताना चाहूँ, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी अडप्टिव वैल्यू नहीं होती है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो फिर मैं वेस्टिजियल, अब जैसे डार्विन से ये पूछा गया कि जो बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल आया है मेरे दिमाग में, अब ध्यान से सुने इसे, कि डार्विन ने कहा कि जो वेरिएशन होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि अपन वापस ऊपर की ओर आते हैं और जो जिराफ की नेक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जिराफ की नेक जनरेशन आफ्टर जनरेशन लंबी होती जा रही है और वेल डेवलप होती जा रही है। तो जब डार्विन से पूछा गया कि वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में आपका क्या कहना है, कि जैसे किसी स्पीशीज़ में अपेंडिक्स है जो सेलुलोज का डाइजेशन करती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए अडप्टेड है, वो ऑर्गन अडप्टेड है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना ही चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न मेनी ऑफ द पीपल हैव वेस्टिजियल ऑर्गन? सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि वो ऑर्गन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स में पिन्ना वेल फंक्शनल था, लेकिन हमारा पिन्ना फंक्शनल नहीं है। अब अगर वेरिएशन डायरेक्शनल है, अगर इवोल्यूशन डायरेक्शनल है, तो फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों डेवलप हो जाते हैं? और डार्विन इसका जवाब नहीं दे पाया। मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि ये इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन अगर होता है नेचर में, तो फिर ये इस तरह के वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों डेवलप हो रहे हैं, इसका जवाब मैं आपको आगे जाकर दूंगा, जब मैं बताऊंगा आपको ह्यूगो डू व्रीज की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। उस समय हम म्यूटेशंस के बारे में और डिस्कस करेंगे, और तब मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अपीयरेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और अपीयरेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उससे आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में तो कोई ऑर्गन जो है उसका धीरे धीरे नेचर सेलेक्ट करती जाएगी और वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा, वेल डेवलप होता जाएगा, अकॉर्डिंग टू डार्विन हम चलें तो। फाइन। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैक्टीरिया में किस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, बिस्टन बिटुलेरिया का एग्जांपल मैंने आपको समझाया बच्चों की किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन से ब्लैक और वाइट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद मैंने कुछ आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जांपल भी दिए आपके, जो मैन मेड सिलेक्शन है। ह्यूमन को कुछ अच्छा लगा तो उसने उसके सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी और धीरे धीरे उनका काउंट बढ़ता गया, उनके ऑफस्प्रिंग्स बढ़ते गए। तो ये नेचर की, ह्यूमन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको फिर नेचुरल सिलेक्शन नहीं कहा, हमने इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने देखा कि जो हमारी एक वाइल्ड वैरायटी है ब्रेसिका ओलेरेशिया, उससे हमने कई तरह के प्लांट्स, ये सब एक ही स्पीशीज़ के हैं बच्चों, स्पीशीज़ इनकी किसी की भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डेवलप किए हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग से डेवलप किए हैं। सिमिलरली हमने जो वाइल्ड डॉग है उसमें भी वेरिएशंस प्रेजेंट थे और हमें जो जो वेरिएशंस पसंद आए उनकी हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग की और अलग अलग तरह की डॉग्स की ब्रीड तैयार कर ली। दिस अगेन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने पीजन, ये जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीजन की कई सारी वेराइटीज़ डेवलप करी है। सिमिलरली हमने जो हमारे हैन होते हैं उनकी भी कई तरह की ब्रीड्स डेवलप करी है, कॉर्न की कई तरह की ब्रीड्स डेवलप करी है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जांपल को देखकर क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम यहाँ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, कुछ ही पिछले हज़ारों सालों में ह्यूमन ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके प्लांट्स की और एनिमल्स की इतनी नई नई ब्रीड्स तैयार कर ली है, तो नेचर में नेचुरल सिलेक्शन से नई नई स्पीशीज़ का बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इट गोज़ इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फाइन बच्चों, फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि ह्यूमन के चाहते हुए या ना चाहते हुए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण कई सारे ऐसे चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया तो कई सारे रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप हो गई प्लांट की और इंसेक्ट्स की। तो यहाँ आपको ये अच्छे से समझ लेना है बच्चों कि हमारे, देखो वापस अगेन वही क्वेश्चन आएगा
कि पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड के यूज़ करने से उन्होंने अपने आप को अडप्ट किया है, तो आंसर ये रहेगा कि ऐसा नहीं है। अडप्टेशन हुआ है, रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हुई है, हमारे एक्सपोजर के बाद ही हुई है। हमने हर्बिसाइड्स ज़्यादा एक्सपोज किए हैं, हमने पेस्टिसाइड्स ज़्यादा डाले, उनके बाद ही वो वैरायटी डेवलप हुई है। पर मैकेनिज्म समझना बच्चों आप, मैकेनिज्म ये रहेगा कि उनमें रेजिस्टेंस पहले से था, पर जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ थी उनका काउंट बहुत ही कम था, एक आध कहीं नेचर में कहीं मिल रही होगी। बट व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग एक्सेस हर्बिसाइड्स, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सेंसिटिव वैरायटीज़ थी वो तो मरने लगी, बची कौन सी? बची आपकी सिर्फ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, और अल्टीमेटली रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ने ही रिप्रोडक्शन किया, उनकी फिटनेस ज़्यादा हो गई, और बाद में धीरे धीरे रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का काउंट इंक्रीज़ हो गया। तो आपको ये अच्छे से इसी तरीके से समझना है जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। फाइन। ह्यूमन बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है, तो माइक्रोब्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि जैसे एक रिवर है, उस रिवर में कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, यानी टेट्रासाइक्लिन से मर जाता है, और एक 10 किलोमीटर के एरिया में वो रिवर है, और उस 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, यानी वो टेट्रासाइक्लिन से मर जाते हैं। लेकिन कहीं किसी में किसी एरिया में एकाध बैक्टीरिया वहाँ पर ऐसे भी हैं जो टेट्रासाइक्लिन को लेकर रेजिस्टेंट है, यानी कि वो टेट्रासाइक्लिन को डिग्रेड कर सकते हैं। अब जरा सोचो कि उस नदी के किनारे एक फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री के अंदर टेट्रासाइक्लिन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, और वो क्या करते हैं कि अपने जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उनके जो रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर वो टेट्रासाइक्लिन का प्रोडक्शन करते हैं, हर बैच के प्रोडक्शन के बाद वो अपने इक्विपमेंट्स को वॉश करते हैं, तो उसमें से वो टेट्रासाइक्लिन निकल कर रिवर में जाता है, जो उसका इफ्लुएंट है वो रिवर में जाता है। अब रिवर में पहले तो कभी टेट्रासाइक्लिन नहीं था, लेकिन अब टेट्रासाइक्लिन आ गया, तो क्या होगा कि उस पूरी रिवर में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो सेंसिटिव बैक्टीरिया थे वो तो सारे मर जाएंगे, और इक्का दुक्का कहीं कहीं पर जो पहले से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो बच जाएंगे, वो टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेंगे। अब वही वो डुप्लीकेट होंगे, वही वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और पता चलेगा कि अगले 1-2 महीने में उस रिवर में अब बैक्टीरिया की जो नई वेराइटी डेवलप हो रही है वो पूरी की पूरी ड्रग रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। तो इसी तरह से बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में डेवलप होते हैं, और ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी डेवलप हो सकती है। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ये बिल्कुल एक इवोल्यूशन का एग्जांपल है बच्चों, है ना। लेकिन ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण जो इवोल्यूशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो ये हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ रखे। याद रखें कि जो नए कैरेक्टर्स आएंगे उसमें आपको कितने जल्दी आएंगे, नए कैरेक्टर्स कितने फास्ट एक्यूमुलेट होने लगेंगे, नई स्पीशीज़ कितनी जल्दी बनेगी, ये डिपेंड करेगा उस स्पीशीज़ के लाइफ स्पान पर। जिसका लाइफ स्पान शॉर्ट होगा उसकी जनरेशन्स जल्दी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में टाइम नहीं लगेगा, तो उनमें कैरेक्टर्स जल्दी एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास, ध्यान दें इस पर, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल। जितना ज़्यादा लाइफ साइकिल होगा, यानी हाथी जो कि काफ़ी लंबा जीता है ना, 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं, तो फिर उनमें जो नई स्पीशीज़ बनने का टाइम होगा बच्चों वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक जनरेशन में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक लाइफ साइकिल में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दिस यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमें हर पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं नेचुरल सिलेक्शन से या आर्टिफिशियल सिलेक्शन से या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो भी नेचुरल सिलेक्शंस हो रहे हैं उसके एग्जाम्पल हैं। बच्चों हमें ये नहीं भूलना है कि जो डार्विन की फिंचेज़ है, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, डार्विन्स फिंचेज़ कि जो गैलापागोस आइलैंड पर एक ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड थी, उससे बाद में कई सारी अलग अलग तरह की अलग अलग तरह की फिंचेस बन गई, जिनकी बीक छोटी या बड़ी इस तरह से रही है। तो आप याद रखें कि डार्विन फिंचेस आर अगेन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने ये बताया कि जो ओरिजिनल फिंच थी वो अलग अलग आइलैंड्स पर रह रही थी, डिवाइडेड थी, अलग अलग आइलैंड में पॉपुलेशंस में डिवाइडेड थी। ओके, और उन अलग अलग आइलैंड्स पर जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो डिफरेंट टाइप की थी, और उसके अकॉर्डिंगली उनकी बीक में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे कि जिस आइलैंड पर जो फूड अवेलेबल है उस फूड को खाने के लिए जिस तरह की बीक सूटेबल होगी तो उनकी फिटनेस ज़्यादा होगी, उनकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उनका काउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर डार्विन फिंचेस इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो एक्चुअली दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ बनी है उनमें नेचुरल सिलेक्शन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइन, अब आगे आज हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की।
तो बच्चों जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। पहला स्टेबलाइजिंग, दूसरा डायरेक्शनल और तीसरा डिसरप्टिव। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन क्या होते हैं। इन 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन को समझने से पहले आप एक चीज़ को समझ लें कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी स्पीशीज़ है, वहाँ पे उसकी कोई पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का कोई कैरेक्टर है। मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर ले लें हम, बीक की लेंथ ले लें, बॉडी का कलर ले लें, बॉडी की हाइट ले लें, बॉडी का मास ले लें, कोई भी कैरेक्टर हम लें, उस कैरेक्टर में आपको एज पर डार्विन ध्यान रखना है कि वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं और वो वेरिएशंस कंटिन्यूस वेरिएशंस होते हैं। तो अगर हम उनके काउंट को देखें, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स को देखें, तो यू विल ऑलवेज गेट ए ग्राफ लाइक दिस। ये देखिए मैं आपको यहाँ एक ग्राफ बना के बता रहा हूँ। इसको हम बेल कर्व कहते हैं क्योंकि इसका शेप घंटी जैसा होता है, तो बेल कर्व कहते हैं। यहाँ नीचे की ओर हम उसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ओके, और इधर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझेंगे, मैं समझा देता हूँ कि ये क्या बता रहा है। कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल पहला ही एग्जांपल मैं लेता हूँ बीक शेप का। तो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर गए हो, वहाँ पे कोई बर्ड है और उस बर्ड की बीक की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वहाँ 3 तरह की बर्ड्स होगी। एक वो जिनकी बीक छोटी होगी, एक वो जिनकी बीक थोड़ी सी बड़ी होगी, और एक वो जिनकी बीक काफ़ी बड़ी होगी। फाइन। तो ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बीक की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। आया समझ में आपको? और इधर अगर आप देखें इस तरफ, तो यहाँ पर उनके काउंट है। अब इस ग्राफ को देखने से क्या पता चलता है? इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि उस एरिया में जिनकी इंटरमीडिएट लेंथ है बीक की, ये इंटरमीडिएट लेंथ है, इंटरमीडिएट लेंथ है, ये शॉर्ट स्मॉल बीक है और ये लॉन्ग बीक है। ओके, तो क्या पता चल रहा है हमें इस ग्राफ को देखने से? हमें इस ग्राफ को देखने से ये पता चल रहा है कि उस एरिया में जिनकी इंटरमीडिएट साइज़ की बीक है वो मेंबर सबसे ज़्यादा है। ये आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि यहाँ मेंबर्स कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? मेंबर्स इस तरफ आप लाइन खींचे तो यहाँ पता चलेगा आपको कि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका काउंट सबसे ज़्यादा है। तो जो लॉन्गेस्ट बीक वाले हैं उनका काउंट भी कम है, और जो शॉर्टेस्ट बीक वाले हैं उनका काउंट भी कम है। ये तो हुआ बच्चों बीक का एग्जाम्पल। कोई भी कैरेक्टर आप ले लो, समझेंगे हम डार्विन की बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें डार्विनियन वेरिएशंस के बारे में ध्यान रखना है। ओके, कि डार्विनियन वेरिएशंस होते हैं जो कंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं। यहाँ पर बीक के 3 ही शेप अवेलेबल नहीं है, यहाँ बीक के कई सारे लेंथ अवेलेबल। ये शॉर्ट है, फिर इससे थोड़ी लंबी होगी, फिर थोड़ी लंबी, फिर थोड़ी लंबी, फिर ये इंटरमीडिएट, फिर उससे और लंबी, फिर उससे और लंबी, यहाँ और लंबी हो रही, यहाँ और लंबी हो रही, और यहाँ सबसे ज़्यादा लंबी। और काउंट सबसे ज़्यादा किसके? जिनकी इंटरमीडिएट साइज़ की बीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जब कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर में, यहाँ कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर यहाँ लेंथ ऑफ बीक है, और उस कैरेक्टर में हमेशा वेरिएशंस मिलेंगे आपको, और वेरिएशंस आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएशन है ना ये। दिस इज व्हाट वी कॉल कंटिन्यूअस वेरिएशन। धीरे धीरे बड़ी होती गई, इतनी बड़ी बीक है। वेरिएशन कंटिन्यूअस है, ये बात और है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के मेंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वेरिएशन वहाँ 3 तरह के हैं। अब मैं आपको यहाँ और भी दूसरे एग्जांपल ले सकता हूँ। बीक की जगह मैं बॉडी की लेंथ ले सकता हूँ। मान लीजिए कोई समुद्र है, मराइन है, कोई एरिया आप चले गए वहाँ और आपने किसी पर्टिकुलरली फ़िश की बात करती है। मैं यहाँ फ़िश एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। पिंक सालमन एक मछली आती है ना। तो सालमन की लेंथ की बात करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सालमन आपको 3 तरह की मिलेगी। एक वहाँ पर आपको शॉर्ट स्मॉल साइज़ की सालमन मिलेगी, थोड़ी इंटरमीडिएट साइज़ की मिलेगी, और उससे और ज़्यादा साइज़ की भी मिलेगी। यहाँ ये जो साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये जेनेटिक वेरिएशन है। और जब मैं साइज़ कह रहा हूँ तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि छोटी कम उम्र की सालमन, बड़ी उम्र की सालमन, वो वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स जिनकी एज ज़्यादा होगी वो बड़ी होगी। मैं तो बात कर रहा हूँ कि सालमन है मेरे पास, वहाँ 10 साल की जो सालमन होती है, जिनकी एज सबकी 10 साल हो चुकी है, और उन 10 साल पुरानी एज की जो सालमन है उनकी अगर मैं लेंथ की या बॉडी वेट की बात करूं तब भी मुझे उसमें वेरिएशन मिलेंगे। जिस तरह से
ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन में जो 25 साल के ह्यूमंस ले लेते हैं हम, तो 25 साल के ह्यूमंस में भी आपको उनकी लेंथ में वेरिएशन मिलेंगे। कुछ बिल्कुल छोटे होंगे, कुछ बिल्कुल लंबे होंगे और कुछ इंटरमीडिएट साइज़ के होंगे। और हम नॉर्मली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंटरमीडिएट साइज़ वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, बहुत लंबे भी कम होंगे और बहुत छोटे भी कम होंगे नॉर्मली। लेकिन एक चीज़ ये तो ध्यान रखें आप कि जो लेंथ है इट इज़ ए कंटिन्यूअस वेरिएशन, धीरे धीरे देयर इज़ ए स्मॉल डिफरेंसेस। ओके, तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा कंटिन्यूस वेरिएशन का, बॉडी वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्योंकि ह्यूमन में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो जब बच्चे पैदा हो रहे हैं उस समय उन बच्चों के वेट क्या हो सकते हैं? उन बच्चों के वेट 2 किलोग्राम से लेकर या 1.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट में ले लूँ, यहाँ नीचे में चेंज कर दूँ, बीक लेंथ नहीं लूँ और बीक लेंथ की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बॉडी वेट। फाइन, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो बच्चा होगा वो 1.5 किलोग्राम का पैदा हो रहा है, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो 4 किलोग्राम का पैदा हो रहा है और यहाँ पर जो बच्चा होगा वो 3 या 3.5 किलोग्राम का पैदा हो रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे जो पैदा होंगे उनका जो वेट होगा वो 3-3.5 किलोग्राम, 3.5 मान लेते हैं हम यहाँ पर, या 3 ले लेते हैं, तो यहाँ 3 kg ले लेता हूँ। तो ये आपको समझना है कि जो वेरिएशंस होते हैं किसी भी कैरेक्टर में वो कंटिन्यूस वेरिएशंस होते हैं, कम से लेकर ज़्यादा की ओर चलेंगे। तो ये चीज़ आप समझ जाओ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लो आप कि जो अलग अलग हाइट के या अलग अलग बॉडी वेट के जो मेंबर्स होंगे वो उनमें से किसका काउंट ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल केसेस में ये होता है कि जो बीच वाले होंगे, इंटरमीडिएट वाले होंगे, उनका काउंट सबसे ज़्यादा होता है। और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जब आप ये ग्राफ समझ गए, किसी भी कैरेक्टर के बारे में समझ गए, तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश समझाऊंगा कि 3 तरह का नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, स्टेबलाइजिंग क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है और डिसरप्टिव क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, स्टेबलाइजिंग की बात करते हैं। ओके, तो अब आप इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये साइड ए है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ हमें बॉडी वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इस तरफ हम चल रहे हैं। ह्यूमन की बात कर लेते हैं, और ये रियल एक्सपेरिमेंट है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ। हमने यूरोप, जापान और अमेरिका में ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखे गए हैं, डेटा कलेक्ट करके देखा गया। तो पता चला बच्चों की जो ह्यूमन के में जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय पैदा होते समय उनका जो बॉडी वेट होता है, उस बॉडी वेट के बेसिस पर हम देखते हैं कि 3 तरह के बॉडी वेट हो सकते हैं। एक रेंज है पूरी हमारे पास, कम से लेकर इंटरमीडिएट बॉडी वेट, और इंटरमीडिएट से के बाद ये ज़्यादा बॉडी वेट है। तो ये बच्चे वो हैं जो हैवी पैदा होते हैं, जन्म के समय ही उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 4 किलोग्राम के आसपास कुछ होता है। ये वो हैं जो 1-1.5-2 किलोग्राम के वेट है इनके, 1.5-2 किलोग्राम के। और ये वो बच्चे हैं जिनका बॉडी वेट लगभग 3 किलोग्राम का है। और जब पिछले 10-15-20 सालों तक स्टडी करी गई, और स्टडी करने के बाद जब डेटा कलेक्ट किया गया, तो पता चला कि ज़्यादातर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट साइज़ वाले पैदा हो रहे हैं। ये वाले बच्चे सबसे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अब एक बात ध्यान से सीख लें यहाँ कि जो बॉडी वेट होगा वो जेनेटिक कैरेक्टर है, जीन्स की वजह से। किसी का अगर बॉडी वेट कम हुआ है, किसी का ज़्यादा है, ये हम मान के चलेंगे कि ये जितने भी वेरिएशंस हैं ये सारे जेनेटिक वेरिएशंस है और हेरिटेबल वेरिएशंस है। और जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई, देखते गए हम कंटिन्यूसली, पता चला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि जिनका बॉडी वेट इंटरमीडिएट है उनका काउंट और बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले अगर हम यहाँ से आज से कुछ 1 लाख 2 लाख साल पहले चले जाएं, क्योंकि ये जो बॉडी वेट के टाइम पर बर्थ वाला ये जो काउंट है ना बच्चों, ये कोई आज से तो हुआ नहीं है। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है। हमारी स्टडी भले 30 सालों की 35 सालों की रही होगी, लेकिन मैं अब आपको एजम्पशन बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो कम बॉडी वेट वाले पैदा होते हैं, कम बॉडी वेट जिनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों हो रही है, उनके जीन्स के कारण कुछ ऐसा हो रहा होगा कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है, तो ये बच्चे क्या सर्वाइव नहीं कर पाते, इनका सर्वाइवल कम होता है। जो बहुत ज़्यादा बॉडी वेट वाले होते हैं उनके साथ क्या दिक्कत है, ज़्यादा बॉडी वेट वाले क्या होंगे कि जब जन्म होगा 4 किलो का अगर कोई बच्चा पैदा होगा, तो या तो उसको खुद को इंजरी होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या मदर को इंजरी होगी, और पर्टिकुलरली उनकी भी डेथ हो जाती है, उनका भी सर्वाइवल कम होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट साइज़ के हैं उनका सर्वाइवल सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जीन्स ये पहले ही मर गए, तो जो कम बॉडी वेट वाला जीन था वो अगली जनरेशन में गया ही नहीं, जो ज़्यादा बॉडी वेट वाला जीन था वो भी अगली जनरेशन में नहीं गया, लेकिन जो इंटरमीडिएट बॉडी वेट वाला जीन था वो अगली जनरेशन में गया। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो रहा है,
इनकी फिटनेस ज़्यादा है, इनकी सर्वाइवल ज़्यादा है, ये नहीं मरेंगे, ये वाले आपके मर जाते हैं, ये वाले भी आपके मर जाते हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होता जाएगा, आने वाले टाइम में ये होता जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वाले जीन एलिमिनेट हो रहे हैं, ये वाले जीन भी एलिमिनेट हो रहे हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो इनका जो काउंट है ये बढ़ता जाएगा और इनका काउंट आने वाले टाइम में कम होता जाएगा। तो आप देखो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये एक तो और पीक पे चला गया, यानी कि जो इंटरमीडिएट साइज़ वाले हैं उनका ही काउंट बढ़ रहा है, और जो बहुत कम बॉडी वेट वाले हैं, अब ये देखो आप, पहले कम बॉडी वेट यहाँ थे, यहाँ से अब यहाँ तक आ चुके हैं, और ये भी इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो हमारा ग्राफ होगा ना बच्चों, ये ग्राफ एक तो नैरो होता जाएगा इस तरह से, ये जो गैप है ये कम होता जाएगा, और इसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस स्टेबलाइजिंग क्यों कहते हैं। वापस लेफ्ट वाले पार्ट पे आते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि जिनका इंटरमीडिएट बॉडी वेट है, समझना आप मेरी बात को, कि जिनका इंटरमीडिएट बॉडी वेट है, जो कंडीशंस है वो इनके लिए फेवरेबल है, इनके और इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है कि इनका अगर कंडीशन ये की है रहने वाली है, यही इन्हीं का सर्वाइवल ज़्यादा होगा, तो आने वाले टाइम में इनका ही काउंट बढ़ेगा, और जो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ वाले हैं उनका काउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इस तरह से जो ग्राफ होगा वो नैरो हो जाएगा, ज़्यादा स्टीप हो जाएगा एक तो, और एट द सेम टाइम उसकी जो पीक है, उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। मतलब दूसरे वर्ड्स में कहूँ, आज जिनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, आने वाले टाइम में भी एनवायरमेंटल कंडीशन उनके लिए ही फेवरेबल रहने वाली है। ओके, तो ऐसे में वही कैरेक्टर आगे बढ़ने वाला है, और जो दूसरे तरह के कैरेक्टर वाले मेंबर्स हैं उनका काउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिस इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग नेचुरल सेलेक्शन। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो दूसरे टाइप का होता है हमारे पास। दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास डायरेक्शनल। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दैट। ओके, सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। इसको आप समझने की कोशिश करें। पहले हम आ जाते हैं पार्ट ए की तरफ, इस तरफ बात करें। यहाँ क्या है कि बच्चों हमारे पास काऊ की कोई एक ब्रीड है, फाइन, और यहाँ जो ये कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर ये है कि वो काऊ कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है। ओके, तो जो कैरेक्टर यहाँ हम ले रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ काऊ, फाइन, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मतलब हमारे पास 3 तरह की काउज है। ओके, एक वो है जो बहुत ही कम मिल्क प्रोड्यूस करती है, एक वो है जो बहुत ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, और एक वो है जो इंटरमीडिएट मिल्क प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैरेक्टर होगा कंटिन्यूस कैरेक्टर होगा। और अगर हम नेचर में मान के चलते हैं कि आज का सिनेरियो ये है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो वहीं से एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास काऊ की कोई स्पीशीज़ है, कोई ब्रीड है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इस तरफ हम ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस तरफ हम उनकी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, यानी कि उनका काउंट ले रहे हैं। तो अभी क्या पता चल रहा है हमें, कि अभी पता चल रहा है कि जो इंटरमीडिएट मिल्क प्रोड्यूस करती है ना, उनका काउंट ज़्यादा है। नॉर्मली नेचर में तो ऐसा ही होगा। अब लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, जब ह्यूमन ने देखा कि मेरे पास बहुत सारी काउज है और उनमें से कुछ कम मिल्क प्रोड्यूस कर रही, कुछ ज़्यादा कर रही और कुछ बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही, ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन जो ब्रीडिंग कराएगा वो इनकी ब्रीडिंग कराएगा। उसको ये वाली काउज उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, तो वो इनकी ही ब्रीडिंग कराएगा। यानी कि एट द प्रेजेंट मान लीजिए ये वाइल्ड कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन में भी पॉसिबल कि एनवायरनमेंट इनके लिए सूटेबल है, ये चल रहा है। लेकिन ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ह्यूमन क्या कर रहा है कि उसको ये वाली काउज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्यों ये वाली काउज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? क्योंकि ये ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो वो इन्हीं की ही ब्रीडिंग कराएगा। और आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि आप अगर 10 साल बाद देखें कि इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग से आपके जो काउंट होगा बच्चों, ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। मतलब हमारा जो कर्व है ना, वो पहले पीक यहाँ थी, पहले इस जगह पर पीक थी, यानी इंटरमीडिएट मिल्क प्रोड्यूस जो कर रही थी उनका काउंट सबसे ज़्यादा है, और अब ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली जो है उनका काउंट ज़्यादा हो गया। एंटायर कर्व जो है हमारा, जो बेल है, वो इस तरफ शिफ्ट कर गया किसी एक डायरेक्शन में। तो ऐसे में ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि जो
पर्टिकुलर हमेशा ध्यान रखना। आप कैसे करोगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व कैसे करोगे। वो ये क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे आपसे और वो पूछेंगे कि ये किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। तो आपको मैं क्लू दे देता हूँ और समझा देता हूँ, ध्यान से समझना कि अगर जिनका काउंट अभी ज़्यादा है ना, या जो इंटरमीडिएट वाले हैं, फ्यूचर में इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले का ही काउंट बढ़ने वाला है, तब आप स्पेशलाइजेशन स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फ्यूचर में इनका काउंट बढ़ रहा है किसी वजह से, या इनका काउंट बढ़ रहा है किसी वजह से फ्यूचर में, यानी कि किसी एक्सट्रीमिटीज़ वाले, बहुत ज़्यादा वाला कैरेक्टर जो है या जो कम वाला कैरेक्टर है उनका काउंट बढ़ रहा है, तो वो फिर हमारा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन होगा। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में पहले आपको ये मिल्क वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। आई होप मैं एक और एग्जाम्पल डायरेक्शनल का समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, सालमन फिश का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मेरे को एक बार ग्राफ बनाने दीजिए। ओके, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस डायग्राम को समझें आप बच्चों। ये जो एग्जांपल मैंने लिया पिंक सालमन का लिया, ये एक फ़िश है, समुद्र में मिलती है। और अगर आप इनकी एडल्ट की साइज़ की बात करें, उनके एडल्ट के बॉडी मास की बात करें, तो वहाँ आपको समुद्र में जो एडल्ट फिशेज़ होगी उनमें जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनकी साइज़ में और उनके बॉडी मास में। जिस तरह से ह्यूमन की लेंथ में वेरिएशन है और ह्यूमन के बॉडी वेट में वेरिएशन हो सकता है, उसी तरह से ये फ़िश की साइज़ और उसके बॉडी मास में वेरिएशन है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर, आज से 50 साल पहले जाकर वहाँ देखें, ये भी एक रियल एक्सपेरिमेंट है और उसी से हमें पता चला है, तो रियल एग्जाम्पल है ये, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है। तो ये देखा गया था कि जो इंटरमीडिएट साइज़ की सालमन थी उनका काउंट बहुत ज़्यादा था, जो छोटी सालमन हुआ करती थी उनका काउंट कम है, और जो बहुत बड़ी बड़ी सालमन फिशेस थी उनके भी काउंट कम ही थे बच्चों। ठीक है, फिर फ़िशिंग चलती है, इन सालमन की काफ़ी फ़िशिंग होती है। फिर कुछ समय में ये होने लगा बच्चों कि 50 साल के बाद के सिनेरियो जो चेंज होने लगा उसके बारे में बात करूं मैं, कि जब फिशिंग होने लगी तो एक नेट फिशिंग मेथड होता है। नेट फिशिंग मेथड में ये होता है कि वो जो फिशरमैन होते हैं वो समुद्र में इस तरह से जाल बिछा देते हैं और उसमें गिल नेटिंग भी कहते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ी साइज़ की सालमन फिशेज़ होती है वो फंस जाती है उसमें, फाइन, और उनके लिए वही बेनिफिशियरी होती थी। पहले तो क्या होता था कि छोटी बड़ी और हर तरह की फिशेज़ को पकड़ा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिर्फ बड़ी साइज़ की फिशेज़ को ही पकड़ने लगे हैं वो, तो उसके लिए वो नेट बिछा देते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों कि जो बड़ी साइज़ की फिशेज़ थी वो क्योंकि वहाँ ट्रैप हो जाती और उनका वो ट्रैप हो जाती, वो मर जाती, उनका सर्वाइवल, उनका फिटनेस सब धीरे धीरे कम होने लगा, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है। लेकिन जो स्मॉल फिशेज़ थी वो उस नेट में ट्रैप नहीं होती, वो उसमें से निकल जाती थी। यहाँ स्मॉल सिर्फ उम्र के हिसाब से स्मॉल नहीं है, एडल्ट भी स्मॉल है, क्योंकि उनका जेनेटिक है ही कि वो उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा कि अभी आप प्रेजेंटली जाकर एवरेज लेंथ और एवरेज बॉडी मास देखो उन एडल्ट सालमन फिशेस का, तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि इनका काउंट अब ज़्यादा हो चुका है बच्चों वहाँ। तो यानी कि पहले इनका काउंट ज़्यादा था और अब जो छोटी फिशेज़ हैं उनका काउंट, जिनका बॉडी मास कम है, इसका मतलब हमारा ये जो कर्व है इधर से इधर शिफ्ट हो गया। जो एक्सट्रीम कंडीशंस, लेफ्ट याद रखें हमेशा, जो एक्सट्रीम कंडीशंस वाले हैं, जो चाहे स्मॉल हैं या जो लार्ज वाले हैं, उनमें से किसी का भी अगर एक का काउंट बड़ा होता है और हमारा कर्व लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होता है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो इस केस में, हमारे सालमन फिश के केस में, जो स्मॉल साइज़ की फिशेस थी अभी उनके जीन्स आगे बढ़ रहे हैं, वही रिप्रोड्यूस कर रही है, तो जो नई मछलियाँ पैदा हो रही है वो भी बड़ी नहीं होती, वो छोटी रह जाती है। तो एंटायर पॉपुलेशन कैरेक्टर हैज़ बीन चेंजिंग, है ना। पॉपुलेशन का जो उस सालमन, पिंक सालमन का जो बॉडी मास है और उनकी जो लेंथ है, वो जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले बड़ी हुआ करती थी और अब धीरे धीरे एडल्ट होने के बाद भी उनका साइज़ और नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो स्मॉल साइज़ वाली फिशेस थी उनका सर्वाइवल और उनकी फिटनेस अब बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। और चेंज क्या आया? प्रेजेंस ऑफ नेट इन द ओशियन। ये नेट पहले ओशियन में नहीं हुआ करती थी, अब वो एक नेट होती है और उस नेट में जो स्मॉल साइज़ की फिशेज़ हैं उनकी फिटनेस बढ़ गई। ओके, तो और यहाँ ऊपर वाले केस में आपने क्या देखा, यहाँ कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो रहा है कि जो हाई यील्डिंग वाली है उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है, तो कर्व जो है बीच में से थोड़ा सा राइट की ओर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह का जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसे हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और अब मैं आपको एग्जाम्पल लूँगा बच्चों, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। उसके लिए मुझे पहले एक ग्राफ बनाने दीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास तीसरा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन यहाँ हम कह रहे हैं। यहाँ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों वो एक मोलस्कन का ले रहा हूँ जिन्हें हम लिम्पेट्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप नीचे देख सकते हो शेल कलर इन लिम्पेट्स। तो लिम्पेट्स मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये इस तरह के हमारे पास लिम्पेट्स होते हैं। ये सब सारे के सारे लिम्पेट्स हैं और इनमें इनका जो शेल है उसमें अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। देखिए, ये किसी का जो है बिल्कुल लाइट कलर है और फिर किसी का डार्क है, किसी का और ज़्यादा डार्क है। ये इस तरह से, ये देखिए, ये काफ़ी डार्क है और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा डार्क है। तो अलग अलग कलर के लिम्पेट्स मिलते हैं। कमिंग बैक टू दिस फोटोग्राफ, ये हमारा जो डायग्राम है, तो यहाँ मैंने ये लिया है कि नीचे की तरफ कैरेक्टर ले लिया, लिखा है मैंने शेल कलर इन लिम्पेट्स, वाइट से लेकर डार्क बिल्कुल टैन कलर इस तरह का हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा नेचुरल कंडीशन में अगर हम पुरानी बात करें, पहले इनिशियली क्या रहा होगा, तो इनिशियली बच्चों इनका काउंट सबसे ज़्यादा है, यानी किनका कलर, इंटरमीडिएट कलर, जो बिल्कुल वाइट भी नहीं है, जो बिल्कुल डार्क टैन भी नहीं है। ओके, लेकिन धीरे धीरे वहाँ क्या हुआ कि जो मराइन बर्ड्स होती है, अच्छा ये रहते कहाँ हैं, ये जो लिम्पेट्स होते हैं समुद्र में, जो चट्टानें, जो शैलो एरिया जो होता है उन चट्टानों के ऊपर चिपके रहते हैं, पानी से बाहर रहते हैं ये, इनके ऊपर पानी की लहरें आती हैं, इनको गीली करती हुई जाती है, इस तरह के कंडीशन में रहते हैं। बिल्कुल सूखे में भी नहीं रहते हैं, देखिए, और डूबे हुए भी नहीं रहते हैं, वो वाली कंडीशन है। ओके, ये उन चट्टानों पर चिपके रहते हैं। नाउ एग्जैक्टली क्या हुआ कि उन्हीं चट्टानों पर चिपकने वाला एक आर्थ्रोपोड और होता है जिन्हें हम बार्नेकल्स कहते हैं, गूज बार्नेकल्स। तो ये सारे के सारे गूज बार्नेकल्स हैं, आप देख सकते हो कि ये उन चट्टानों से चिपके हुए हैं। तो अब होता क्या है कि इनमें से कुछ जो लाइट कलर वाले, बिल्कुल लाइट कलर वाले जो लिम्पेट्स हैं, वो भी इन्हीं चट्टानों में इन बार्नेकल्स के साथ में जाके चिपक जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इन बार्नेकल्स में वो अच्छे से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं। ओके, और एक होती है डार्क कलर की रॉक्स, बिल्कुल पानी में जो ब्लैक कलर की, डार्क कलर की जो रॉक्स होती है, तो ये वाले उनके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। सो एग्जैक्टली हुआ क्या बच्चों की, अभी आप प्रेजेंटली इन लिम्पेट्स के शेल कलर का एनालिसिस करो तो हमें वहाँ ये पता चलता है कि एक जो बिल्कुल जो लाइट कलर वाले हैं, इधर हमारे पास ये लाइट कलर है, इनका काउंट वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, और जो बिल्कुल डार्क कलर वाले हैं, ये इस तरफ हमारे पास डार्क कलर वाले हैं, इनका भी काउंट हमको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट कलर वाले, अब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट कलर वाले बार्नेकल में भी नहीं छुप सकते और काली चट्टान पर भी नहीं छुप सकते। तो ऐसे में ये वाले लिम्पेट्स आराम से प्रेडेटरी बर्ड्स उनको स्पॉट कर लेती है और उनको खा लेती है, तो इनका काउंट हो गया कम। और जो दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं, लेफ्ट और राइट वाले कैरेक्टर्स हैं, दोनों एक साथ, लाइट कलर वालों का काउंट भी आपका इंक्रीज हो गया। तो ऐसे केस में इनका काउंट इंक्रीज हुआ, इनका काउंट इंक्रीज हुआ और इनका काउंट डिक्रीज हुआ। तो जब भी कभी नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से होता है कि जो आपका इंटरमीडिएट कैरेक्टर है उनके काउंट, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होने लगती है, नेचर उनके लिए अनफेवरेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल है, तो इनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाले कैरेक्टर पर हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ दो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्टिंग होनी चाहिए। डायरेक्शनल में या तो लेफ्ट वाली एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट होगी या राइट वालों के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट करेगी। यहाँ जब डिसरप्टिव होता है तो लेफ्ट और राइट दोनों वालों के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट करेगी, उन दोनों का नेचुरल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर इनका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, इनका हो रहा है, लेकिन इनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इनका काउंट कम हो जाएगा और लेफ्ट और राइट कैरेक्टर वाले जो हों इनका काउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। तीनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी इट विल कंटिन्यू टू बी फेवरेबल फॉर द इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ओके, सो लेट मी राइट दिस. So this is what I have written for the stabilizing natural selection. Environmental condition will continue to be favorable for intermediate character, और उस intermediate character की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और जो दोनों लेफ्ट और राइट वाले मेंबर्स हैं, एक्सट्रीम कैरेक्टर वाले जो मेंबर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी. सिमिलरली अगर हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल कंडीशन विल चेंज एंड विल बी फेवरेबल फॉर एनी वन, यहाँ ये ध्यान रखें, फॉर एनी वन एक्सट्रीम कंडीशन, या तो लेफ्ट वाले के लिए या राइट वाले के लिए. और मैंने दोनों के एग्जांपल बताए कि मिल्क यील्ड के केस में हमने राइट वाले का जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है, और दूसरा जो हमने एक और एग्जांपल लिया था यहाँ पर जिसमें हमने फ़िश की साइज़ देखी, तो जो स्मॉलर साइज़ वाली फ़िश है उनके लिए फेवरेबल हो गए एनवायरमेंटल कंडीशन. ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको यहाँ से हटाएंगे हम. सो हियर यू कैन सी कि जो स्मॉल साइज़ वाली फ़िशेज़ थी उनका काउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जो लार्ज साइज़ की फ़िशेज़ है या इंटरमीडिएट साइज़ की फ़िशेज़ है उनका काउंट यहाँ पर कम होने लगा. तो दिस इज़ अगेन डायरेक्शनल. और एक ये हमारे पास डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन होता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं दैट विल बी चेंज एंड बिकम फेवरेबल फॉर बोथ एक्सट्रीम कैरेक्टर, लेफ्ट वालों के लिए भी फेवरेबल हो जाएगी और राइट वालों के लिए भी यहाँ फेवरेबल हो जाएगी. तो बच्चों इसी के साथ ये टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल, तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, आप ध्यान रखें.
एक हो जाएगा स्टेबलाइजिंग, जो है उन्हीं के लिए फेवरेबल, उन्हीं का काउंट बढ़ेगा, और एक होता है डायरेक्शनल, और तीसरा होता है हमारे पास डिसरप्टिव। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको बताने की कोशिश करी है। आपको बस अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर जो सबसे ज़्यादा वाला का काउंट बढ़ेगा या सबसे कम वाले का काउंट अगर फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो फिर वो आपका डायरेक्शनल हो जाएगा। जिनका है उन्हीं का काउंट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो जैसा कि ह्यूमन के केस में जो बर्थ बॉडी वेट है इंटरमीडिएट साइज़ वालों के लिए ही आने वाले टाइम में फेवरेबल रहने वाला है, तो दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग। और अगर दोनों के लिए सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला दोनों के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही करेंगे।